नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो किस्सा यूपी का देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। इन दिनों यूपी से लेकर महाराष्ट्र तक धर्मांतरण रैकेट अपने पैर पसार रहा है। चाहे आईटी कंपनी की बात हो या कॉलेज कैंपस की, लड़कियों को फंसाने के अलग अलग तरीके अपनाए जा रहे हैं। और इसी बीच महाराष्ट्र के नासिक के टीसीएस मामले ने एआईएमआईएम की सोच को पूरी तरह एक्सपोज कर दिया। बीजेपी नेता और महाराष्ट्र के मंत्री नीतीश राणे ओवैसी की पार्टी एआईएम पर भड़क उठे। उन्होंने साफ कहा कि एआईएमआईएम कोई राजनीतिक पार्टी नहीं बल्कि आतंकी संगठन है, जिस पर तुरंत बैन लगाया जाना चाहिए। बीजेपी इसे एआईएमआईएम का कॉर्पोरेट जिहाद बता रही है। तो क्या ये सिर्फ अलग अलग केस है या एक बड़ा ऑर्गेनाइज नेटवर्क? और एआईएमआईएम इस पूरे रैकेट में कैसे फंस गया है? इसी पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, ये जितने भी केस लगातार सामने आ रहे हैं धर्मांतरण को लेकर, ये एक दूसरे से मिले हुए हैं या सारे अलग अलग हैं? देखिए, एक जगह पर तो एक दूसरे से मिले हुए ही हैं जी। क्योंकि अगर अपराध होता है तो मुंबई में कोई गैंगस्टर है जो ऑपरेट कर रहा है, उत्तर प्रदेश में कोई गैंगस्टर है जो ऑपरेट कर रहा है, बिहार में कोई और ऑपरेट कर रहा है, लेकिन सबका मोडस ऑपरेंडी लगभग एक है। और फिर लास्ट में, अंत में उसका कंक्लूजन एक ही जगह निकलता है कि ऑर्गेनाइज क्राइम करके ये पूरे नेटवर्क का उपयोग ये माफिया के तौर पर करते हैं और उसका एक इकोनॉमिक बेनिफिट होता है और दूसरे तरफ से ये डर का माहौल पैदा करते हैं। बात तो वही है, अलग अलग जगह पर ऑपरेट कर रहे हैं, तरीके तो वही है और फिर इनका इंटेंशन भी एक ही है। तो ये जो कन्वर्जन रैकेट चल रहा है, दो तरीके से कन्वर्जन रैकेट भारत के अंदर चल रहा है। एक क्रिश्चियन मिशनरी जो कि वो डर का माहौल पैदा नहीं करेगा, वो फांसने की कोशिश नहीं करेगा, ट्रैप नहीं करेगा, लव जिहाद नहीं करेगा, वो सीधे इकोनॉमिक बेनिफिट दिखाता है। अमीरों का देश, ये क्रिश्चियन मिशनरी आते हैं यूरोप से, अमेरिका से, और इन लोगों को डॉलर के माध्यम से धर्म का परिवर्तन करवाना है। तो ये डॉलर का इस्तेमाल करता है, ये सुविधाएं देकर उसे प्रलोभन देता है। क्रिश्चियन मिशनरी आएगा, चर्च बनाएगा, फिर स्कूल खोलेगा और फिर उस स्कूल के अंदर गरीबों को टारगेट करेगा कि नहीं नहीं, इनको हम मुफ्त सुविधाएं दे रहे हैं। बड़े बड़े लोग, एक दो नहीं, ये मदर टेरेसा जो कि नोबेल पुरस्कार जिनको मिला, इतनी मातृत्व की बात की जाती थी, ये बातें की जाती थी कि नहीं, गरीब को, दुखिए को, कोढ़ वाले व्यक्तियों को उसकी सेवा करते हैं, सेवा के लिए पूरे अपने आप को समर्पित कर दिया। लेकिन उनका भी हिडन एजेंडा यही था, या कहें कि मेन एजेंडा यही था कि किस तरीके से क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करवाए। और इसलिए एक तरफ क्रिश्चियन मिशनरी लगा हुआ है कि उन दूर दराज के इलाकों में, जिसमें कहा जाता था कि नेहरू के समय से ही जिस तरीके से नेहरू फंस गए उस ट्रैप में कि नहीं, आदिवासियों को उसकी स्थिति में छोड़ देना चाहिए। यूरोपियन अमेरिकन मिशनरियों के प्रभाव में तो जिस तरीके से नेहरू प्रभावित हो गए कि नहीं, आदिवासी मामलों के विशेषज्ञ हैं ये लोग, ये आदिवासी एरिया में काम करते हैं, तो उनकी बात मान ली गई थी कि नहीं, जिस आदिवासी समुदाय की जैसी स्थिति है उसे मुख्य धारा में शामिल मत करो, उसे अपनी स्थिति के अनुसार छोड़ दो। और स्थिति के अनुसार छोड़ दिया तो पूरे नॉर्थ ईस्ट का रीजन क्रिश्चियन प्रभाव में आकर कुछ जगहों पर तो 80-90% तक क्रिश्चियन पॉपुलेशन है। उसी तरीके से ट्राइबल एरिया में सबसे ज्यादा क्रिश्चियनिटी का प्रभाव दिखाई पड़ा, सबसे ज्यादा कन्वर्जन क्रिश्चियनिटी में हुआ, यानी ईसाई बना। लेकिन मुसलमानों ने भी इस बात को देखा, तो अब मुसलमानों को भी वही जगह दिखाई पड़ रहा है जहां पर कंपटीशन कम है, प्रतिस्पर्धा कम है। तो ये भी ट्राइबल एरिया में, जैसे झारखंड से जो खबरें आई थी कि कन्वर्जन का एक नया तरीका अपनाया गया, ये बांग्लादेशी घुसपैठिया भी यहाँ आता है, आदिवासी लड़कियों से शादी करता है और उसके बाद उस पूरे फैमिली को कन्वर्ट कर देता है, मुसलमान बना देता है। उसी तरीके से कई और जगह पर जो ट्राइबल इलाके हैं वहां पर मुसलमान भी घुसपैठ करने लगे और ये लोग भी कन्वर्जन रैकेट चलाने लगे, ये मिशनरियों के पीछे पीछे गए, इसलिए वहां पर इसका कम प्रभाव है। अब अलग अलग समय में ये हर जगह पर जो कन्वर्जन रैकेट अभी सामने आ रहा है कि हम धर्मांतरण करवाएंगे, चाहे तरीके लव जिहाद का हो या फिर तरीके
पैसे देकर करने का हो या फिर तरीके दूसरा हो, यानी कि कारपोरेट में केवल प्रलोभन नहीं दबाव देकर बनाना हो, या फिर अपने तरीके से क्रिश्चियनों की तरह, जैसे ईसाई समुदाय में ये माना जाता है, क्रिश्चियन मिशनरी ये कहा करता था और किया करता है। जैसे एक उदाहरण कुछ समय पहले ही सामने आया था कि किस तरीके से भ्रमित करने की कोशिश की गई। ये ओशो भी बोला करते थे कि आदिवासी क्षेत्रों में गया और वहां क्रिश्चियन मिशनरी ये गया, पादरी वहां पर लोगों को समझा रहा था कि देखो ये जीसस की मूर्ति है और ये भगवान राम की मूर्ति है, इन दोनों को हम डालते हैं पानी में और जो डूब जाएगा वो समझो कि तुम्हारा संरक्षक नहीं हो सकता, जो उभर कर सामने आया वो तुम्हारा संरक्षक हो सकता है, या तुम्हारे भगवान ओरिजिनल है या हमारे हैं, इसकी जांच करते हैं। उसने लोहे की मूर्ति बनवाई भगवान श्री राम की और काठ की मूर्ति यानी लकड़ी की मूर्ति बनवाई जीसस की, दोनों को पानी में डुबाया, लोहा डूब ही जाएगा। तो वहां पर एक कम से कम कुछ समझदार पढ़ा लिखा व्यक्ति खड़ा था और उसने कहा कि भाई हमारे यहां हिंदू धर्म में जल परीक्षा की कोई घटना नहीं है, हम अग्नि परीक्षा देते हैं, क्योंकि उसने समझ लिया था कि ये लोहे की मूर्ति बनाई हुई है, रंग पेंट एक ही तरह का किया है। जब अग्नि परीक्षा की गई तो उस समय लोहे की मूर्ति तो जलेगी नहीं, लकड़ी की मूर्ति जल गई। और फिर जो कहा करते हैं कि इतने लोगों को कन्वर्ट होने से बचा लिया एक परीक्षण को सफल बनाकर। तो ये सातिरता इन लोगों की थी। और उसी तरीके से इस्लामिक कन्वर्जन में यह भी कहा जाता कि हिंदू धर्म के देवी देवताओं की बुराई करो, उसको किसी तरीके से लोगों के दिमाग में भ्रम पैदा करो कि तुम्हारे इतने देवता, इतने देवी, इतने ईश्वर, तुम्हारी सुरक्षा कैसे हो पाएगी, हमारे यहाँ तो एक ही हैं, अल्लाह हैं और वही सबको प्रोटेक्ट करते हैं। ये अपने 1500 साल के इतिहास को 50 लाख साल पहले ले जाएंगे कि कायनात की रचना ही उन्होंने की, जबकि इस्लाम जो शब्द आया, जो मोहम्मद साहब आए, उन्होंने जो शुरुआत की, वहीं से इस्लाम की बात की जाती है। ये सेमेट्रिक रिलीजन है, क्रिश्चियनिटी, ईसा मसीह आए, उससे पहले मूसा आए यहूदी, और उसी श्रृंखला में मोहम्मद साहब आए जो इस्लाम बनाए। लेकिन अभी जो हिंदुस्तान के अंदर अलग अलग क्षेत्रों में चल रहा है, उसमें इन लोगों का मकसद तो यही है इस्लामीकरण। अब ये तरीके बदल गए हैं, लेकिन इस्लामीकरण करने का मकसद या तो संगठन का हो, या व्यक्ति का हो, या फिर राजनीतिक पार्टियों का हो, क्योंकि अभी कुछ इस्लामिक राजनीतिक पार्टियां हैं। और इसीलिए ओवैसी के ऊपर सवाल उठता है, क्योंकि ये भी जिहाद की बात करने वाली पार्टी है। ओवैसी इस्लामिक पार्टी है या AIMIM इस्लामिक पार्टी है, क्योंकि उसे हिंदुओं के वोट से लेना देना नहीं, वो केवल और केवल मुसलमानों की बात करता है। वो SDPI इस्लामिक पार्टी है, क्योंकि उसी का संगठन PFI के ऊपर प्रतिबंध लग गया, उसका राजनीतिक विंग है और इसे भी हिंदू वोटरों से कोई लेना देना नहीं, किसी और का वोट नहीं चाहिए, तो केवल मुसलमानों की बात करता है। उसी से आगे केरल में ही इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, जो आजकल कई और प्रदेशों में भी चुनाव लड़ रही है, इस्लामिक पार्टी है, वो केवल मुसलमानों की बात करेगी। कांग्रेस उसकी सहयोगी पार्टी है, इसलिए उसका भी इस्लामीकरण होता जा रहा है, कांग्रेस पार्टी का भी। लेकिन अगर हुमायूं कबीर की पार्टी या बदरुद्दीन अजमल की पार्टी AIUDF ये असम में चुनाव लड़ता है, ये सारी इस्लामिक पार्टियां हैं। और इसलिए नीतीश कुमार ने कहा कि इनका मकसद क्या है, इनका मकसद जिहाद फैलाना है। और जिहाद अलग अलग तरीके से होता है, जिसमें लव जिहाद भी है, कन्वर्जन जिहाद भी है। ये हमेशा जिहाद को परिभाषित 1500 साल पहले की तरह नहीं कर सकते, क्योंकि उस समय तलवार के जोर पर मुसलमान बनाया जाता था। वो डेमोक्रेटिक सोसाइटी नहीं थी, वो सभ्य समाज नहीं था, वो जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला समाज था। लेकिन आज इनके तरीके बदल गए, डेमोक्रेटिक सोसाइटी है, यहां कानून व्यवस्था है, कानून का शासन है, शरिया कानून नहीं है। इसलिए अगर कानून का शासन है तो उसमें एक चालाकी की जाएगी, यानी कन्वर्ट करने के तरीके बदले जाएंगे। सॉफ्ट तरीके से लड़कियों को टारगेट किया जाएगा और उनको शादी के झांसे दिए जाएंगे। इसके लिए लड़के तैयार किए जाते हैं मुसलमानों के बीच कि कौन ऐसा लड़का है, यानी कि उसका स्मार्टनेस भी होना चाहिए, बोलचाल भी होना चाहिए, उसके पास पैसे भी दिखने चाहिए, ताकि वो हिंदू लड़कियों को अपने जाल में फंसा सके।
उसके अलावा ये लोग कारपोरेट तरीके में जहां जहां ये अच्छे पोस्ट पर हैं वहां अपने आसपास के लोगों को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं, जिसमें निदा का मामला आया, कारपोरेट जिहाद की बात हुई, और उसके साथ साथ जो ये कई जगह पर संगठन जो ऑर्गेनाइजेशन बना के रखा हुआ है उसके माध्यम से भी आसपास के क्षेत्रों में थोड़ा सेवा भाव दिखाकर जिस तरह के सूफी यहां पर आया हिंदुस्तान में, और सूफियों ने उन मुस्लिम शासकों को सहयोग किया जो क्रूरता के आधार पर मुसलमान बनाना चाहते थे। इसने एक सॉफ्ट रुख अपनाया, खानकाह बनाया और अपने यहां आने जाने वाले लोगों को खाना खिलाते रहे राज के पैसे से, यानी मुस्लिम शासकों के पैसे से। और उन लोगों को समझ में आया कि ये तो सूफी है, ये तो मस्त गाना गाता है, कव्वाली गाता है, ये कोई शासक वर्ग का व्यक्ति नहीं है। और वो उसी तरीके से लोगों को भ्रमित करते करते मुसलमान बना चुके थे और ऐसी व्यवस्था पैदा कर दी कि हिंदू अभी भी दिग्भ्रमित हो गए हैं सूफी खानकाहों पर। और ये पीर जितने हैं उन सब जगहों पर जाकर मत्था टेकते हैं, जैसे अजमेर शरीफ से होकर या निजामुद्दीन औलिया की दरगाह तक, जितने दरगाह हैं उन सब जगह पर जाते हैं। इनको कंफ्यूज कर दिया गया है इस मामले में। तो अभी भी वही चीजें चल रही है, कंफ्यूजन हिंदुओं के बीच है, समस्या हिंदुओं के बीच है। ये तो समस्या सिर्फ ये नहीं कह सकते कि आप कन्वर्जन रैकेट को खत्म कर दोगे, उन्हें जेल में डाल दोगे, बुलडोजर चलवा दोगे, या फिर कुछ पार्टियों के ऊपर बैन लगा दोगे, संगठन को ऊपर बैन लगा दोगे, तो ये धारणाएं जो अभी चल रही है उस पर रोक लगा दिया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि खुद को इतना कमजोर कर चुका है जिसे मजबूत बनाना है। अगर हम टूट रहे हैं तो उस टूट के आधार को समझना पड़ेगा। हिंदुओं की एकता मजबूती के लिए भी काम करनी पड़ेगी। ये बड़े बड़े बयान देकर राजनीतिक पार्टियां या उसके नेता अपने धर्म को, संस्कृति को या हिंदुओं को सुरक्षित नहीं रख सकते। एक्शन उनका काम है, लेकिन समाज में बैठे हुए हिंदू धर्म के प्रचारकों और हिंदू रिलीजियस पर्सनालिटी जितने हैं उनका काम यही है कि हिंदुओं को और मजबूत बनाओ, अपने धर्म संस्कृति के प्रति जोड़ो, तभी वो दूसरे जगह जाने से कतराएंगे, डरेंगे और भ्रमित नहीं होंगे। लेकिन खैर वो सवाल अपनी जगह पर है। अभी तो भारतीय जनता पार्टी शासित जितने प्रदेश हैं 22 से ज़्यादा राज्यों में, वो हर जगह पर योगी मॉडल की तैयारी चल रही है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में कन्वर्जन रैकेट को पकड़ा गया है और हर जगह पर इन लोगों के अंदर एक डर पैदा किया गया कि अगर कहीं पकड़े गए तो इनकाउंटर होगा, बुलडोजर होगा, अरेस्ट होगा। वही मॉडल अब सारे भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेशों में पहले लागू किया जाएगा, क्योंकि अब राष्ट्रीय स्तर पर अलग अलग राज्यों में ये कन्वर्जन रैकेट सामने दिखाई पड़ रहा है। जी, इस मुद्दे पर जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो कुल मिलाकर देश भर में धर्मांतरण रैकेट बेनकाब हो रहा है। एक तरफ जहां पुलिस इस नेटवर्क को जड़ से उखाड़ने में जुटी है, तो वहीं दूसरी ओर राजनीतिक गलियारों में मचे घमासान ने साफ कर दिया है कि आने वाले समय में ये मुद्दा और भी तूल पकड़ेगा। हालांकि योगी सरकार ने भी साफ कर दिया है कि प्रदेश की सुरक्षा और डेमोग्राफी से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। तो इस खास शो में इतना ही। आपको क्या लगता है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।